हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और आप देखने जा रहे हैं इलेक्शन स्पेशल शो चुनाव धमाका। अब चुनावी खबरों की एक भी ब्रेकिंग न्यूज आपसे नहीं छूटेगी। सबसे ताजा, सबसे अपडेट, मोदी का मास्टर स्ट्रोक क्या है, दीदी ने कौन सा दाव चला है और राहुल प्रियंका ने कौन सी रणनीति बनाई है। असम से बंगाल तक, बंगाल से तमिलनाडु तक इलेक्शन की एक एक खबर आप तक पहुंचाऊंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल धमाके की, जिससे महाराष्ट्र की सरकार बुरी तरह से हिल गई है। वसूली कांड के बाद क्या गृह मंत्री अनिल देशमुख की कुर्सी जाने वाली है? सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग, एनसीपी के सूत्रों से पता चला है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख को हटाया जा सकता है और उनकी जगह जयंत पाटिल या दिलीप वलसे पाटिल नए गृह मंत्री हो सकते हैं। जयंत पाटिल महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष भी हैं और मौजूदा सरकार में जल संसाधन मंत्री हैं। दिलीप वलसे पाटिल महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही में कांग्रेस एनसीपी की पिछली सरकारों में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। मौजूदा सरकार में आबकारी और श्रम मंत्री हैं। दिनेश मौर्य हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। दिनेश, क्या खबर इस बारे में? देखिए, एनसीपी ने तय कर लिया है कि अब उन्हें जो है गृह मंत्री को हटाना है। कल जो बैठक होने वाली है उस बैठक में इस बारे में चर्चा की जाएगी कि नाम, जो दो नाम सामने निकल कर आए हैं उनमें से किसे चुना जाए, इस पर मंथन किया जाएगा। एनसीपी का बड़ा एक गुट है, वो मानता है कि अगर पद पर बने रहते हैं अनिल देशमुख और जांच कराते हैं तो ये नैतिकता का तकाजा नहीं होगा। नैतिकता का तकाजा ये हो कि इन्हें पहले पद से हटाया जाए और फिर निष्पक्ष जांच की जाए। अगर ऐसा वो नहीं करते तो सरकार की इस पूरे वाक्य के कारण जो है पहले काफी ज्यादा बदनामी हो चुकी है। इसके पहले जब उनकी सरकार थी तब उन्हें उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। अब जब तीनों पार्टियां मिलकर एक नई सरकार बनाई गई है, फिर एक बार इस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो पब्लिक में जो उनकी इमेज है वो और भी ज्यादा खराब होगी। और जिस तरह से बीजेपी आक्रामक है देश भर में, माफ कीजिएगा पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से वो आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके भी गुस्से को शांत करने के लिए ये कदम उठाना बेहद जरूरी है। शिवसेना ने कह दिया इन्हें हटाया जाए, कांग्रेस भी उस मूड में है। लेकिन अब देखना है कि कल की बैठक में क्या होता है। लेकिन ये तय है कि अब अनिल देशमुख जो है उन्हें जो है बहुत जल्द इस पद से हटाया जा सकता है। लेकिन देखना होगा कि जयंत पाटिल या फिर दिलीप वलसे पाटिल किसको चुना जाएगा, ये हमें कल तक शायद इसके बारे में थोड़ा सा अंदाजा आ सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका दिनेश मौर्य। और अगर ऐसा होता है तो उद्धव सरकार के लिए मौजूदा राहत तो हो ही सकती है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष में बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने का ऐलान कर दिया है, परमबीर सिंह के ये आरोप आने वाले दिनों में महाअघाड़ी सरकार को चैन से रहने नहीं देंगे। थोड़ी देर पहले अजीत पवार और जयंत पाटिल शरद पवार के घर उनसे मिलने पहुंचे और अब कमलनाथ भी शरद पवार से मिलने गए हैं। बता दें आपको कि करीब 5:30 बजे संजय राउत भी शरद पवार से मिलने गए थे और करीब 40 मिनट तक दोनों के बीच मुलाकात चली थी। और इस मीटिंग के बारे में अपडेट देने के लिए आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, इस बैठक के बारे में, इस मुलाकात के बारे में क्या जानकारी मिल पाई? जी देखिए, आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया जब एनसीपी के 5 बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। शरद पवार के घर पे खुद शरद पवार हैं, सुप्रिया सुले हैं, जयंत पाटिल हैं, अजीत पवार हैं, प्रफुल्ल पटेल यहाँ मौजूद है। अब यहाँ जो चर्चा हो रही है, जो जानकारी मिल रही है कि अनिल देशमुख को अगर हटाया जाता है तो उनकी जगह किसको बनाया जाएगा, उसको लेकर यहाँ चर्चा चल रही है। और ये देखिए, ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी निकल रही है और इस गाड़ी में कमलनाथ बैठे हैं। कमलनाथ भी आए थे अभी यहाँ पे कुछ देर पहले यहाँ मिलने के लिए शरद पवार से। शरद पवार से मिल गए, कमलनाथ निकल गए, लेकिन अभी भी एनसीपी के जो 5 बड़े नेता है वो यहाँ पे मौजूद है। और चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अनिल देशमुख की जगह किसको बनाया जाएगा, क्योंकि एनसीपी कोटे का मंत्री होगा और ये एनसीपी को ही तय करना है कि अनिल देशमुख को किससे रिप्लेस किया जाए। क्योंकि अनिल देशमुख को हटाना है नहीं हटाना, ये फैसला शरद पवार ने उद्धव ठाकरे पर छोड़ा है। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है कि ये लगभग तय हो चुका है कि अनिल देशमुख को हटाया जाएगा। और अनिल देशमुख, जहाँ जानकारी ये है कि अनिल देशमुख खुद ही अपने आप को उस मंत्री पद से हटा लेंगे, ये कहते हुए कि चूंकि जांच चल रही है और ऐसे में मुझे मेरे पद पर रहते हुए सवाल उठ सकते हैं जांच की प्रक्रिया को लेकर, तो ऐसे में वो खुद इस पद से हट जाएंगे, जो हमको जानकारी मिल रही है। और ऐसे में उनकी जगह किसको बनाया जाए, तो ये एनसीपी के 5 बड़े नेता यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। चूंकि महाअघाड़ी पार्टी में 3 पार्टियां हैं, तो ऐसे में क्या कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से भी दबाव था बहुत ज्यादा एनसीपी के ऊपर?
जी बिल्कुल, क्योंकि सीधी उंगली जो है वो उद्धव ठाकरे की तरफ जा रही थी। जैसे ही परमवीर सिंह का पत्र सामने आया तो ये सवाल उठ रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं तो उनके गृह मंत्री ऐसा कर रहे हैं, क्या उनको पता नहीं है? और अगर पता है तो क्या ये सब उनकी शह पे चल रहा था? तो ये शिवसेना को कतई बर्दाश्त नहीं है कि उद्धव ठाकरे के ऊपर करप्शन के कोई आरोप लगे, और वो भी तब जबकि जो मंत्री है, गृह मंत्री, वो है शिवसेना के कोटे से भी नहीं है। तो शिवसेना का दबाव था। शिवसेना ने कल ही ये मैसेज दे दिया था कि एनसीपी को ये मैसेज दे दिया था कि अनिल देशमुख को अपने पद से अलग हो जाना चाहिए जब तक जांच चलती है। और ऐसे में यही वजह है कि उसका आनंद फानंद में शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से बात की, संजय राउत से बात की, अपनी पार्टी के नेताओं से बात की। चलिए आनंद पांडे, नजर बनाए रखिए, हम आपके पास वक्त पर अपडेट के लिए आते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर है एनसीपी पर प्रेशर है, दबाव है, और शरद पवार अपने पार्टी के सीनियर नेताओं से बात करके अगला गृहमंत्री फाइनल करना चाहते हैं। पवार की पूरी कोशिश होगी कि ऐसा गृहमंत्री बने जिससे महागाड़ी में कोई तकरार ना हो। 100 करोड़ की उगाही के मसले पर बीजेपी जबरदस्त अटैकिंग मूड में है और आज बीजेपी ने इस मुद्दे पर अपने सबसे अनुभवी और जोरदार वक्ता रविशंकर प्रसाद को उतारा। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि सिर्फ 100 करोड़ नहीं, वाजे से और कितने गलत काम कराए गए। सिर्फ अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं, उद्धव सरकार को नैतिक आधार पर हट जाना चाहिए। सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपया की उगाही करने की जवाबदारी देते हैं गृह मंत्री। उससे और कितने गंदे काम कराए गए हैं। आज एक सवाल मुझे उद्धव ठाकरे से भी पूछना है। आप बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं ना, जिन्होंने जय महाराष्ट्र बताया था, और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, संघर्ष के आदमी थे। एक तो आपने बेईमानी की सरकार बनाई सिर्फ कुर्सी के लिए, तो अपने पिताजी के गरिमा पर क्या चोट पहुंचा रहे हैं आप? जय महाराष्ट्र, जहां आप मुख्यमंत्री हैं, वहां करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। यह सवाल सिर्फ अनिल देशमुख गृह मंत्री के इस्तीफे का नहीं है। उद्धव ठाकरे की सरकार अपना पूरा नैतिक अधिकार शासन करने का खो चुकी है। वैसे ये पहली बार नहीं है, राजनीति में ऐसे कई मौके आए हैं जब नैतिकता की दुहाई दी जाती है, लेकिन ये राजनीति है, पॉलिटिक्स है, जहां नैतिकता से नहीं भविष्य के सियासी हितों की चिंता की जाती है। बीजेपी को लगता है कि ये वो मुद्दा है जिससे सरकार के भीतर उठापटक हो सकती है, जबकि शिवसेना और एनसीपी की कोशिश है कि वो बीजेपी के सियासी जाल में न फंसे। रविशंकर प्रसाद के सवालों को सुनकर पवार आए थे। उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों का कोई असर नहीं होगा। शरद पवार ने इस बात का इशारा जरूर कर दिया कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के भविष्य पर कल तक फैसला हो सकता है। आपको लग रहा है सरकार गिराने की कोशिश हो रही है इन एजेंसियों के माध्यम से? आपका आरोप है सरकार गिराने की कोशिश होगी या नहीं मुझे मालूम नहीं। सरकार का इस पर कोई असर नहीं होगा ये मुझे मालूम है। ये सरकार को इससे एक डिस्टेबिलिटी तैयार करने की कोशिश हो सकती है, मगर इससे कुछ होगा। देशमुख के इस्तीफा लेने की बात या हटाने का प्रस्ताव आता है तो आप तैयार होंगे? सिंपल ये बात है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है सर। विल द पार्टी टेक इट्स ओन डिसीजन? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इस बारे में सीएम साहब के सलाह हम जरूर देंगे, हमारे पार्टी चीफ स्टेट के उनका सलाह देंगे, हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता इनकी सलाह देंगे, और जो कुछ कहना है देशमुख जी को वो इस बारे में उनका सुनना ये भी हमारा फर्ज है। और ये सब करने के बाद आगे क्या करना हम मिलकर तय करेंगे, कल तक करेंगे। अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में राजा और राजकुमार को बचाने के लिए सिपाही की कुर्बानी दी जाती है। संभव है महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों में आपको ऐसा ही होता दिखाई दे। शरद पवार की पीसी के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कई सवाल उठाए, जिसमें जांच को लेकर गंभीर सवाल किया। पूछा कि क्या गृह मंत्री के रहते निष्पक्ष जांच संभव है? सरकार के आशीर्वाद से वाजे उस जगह पर आए थे। दूसरी बात माननीय पवार साहब ने ये कही कि जूलियो रिबेरो जी ये इसकी जांच करे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जूलियो रिबेरो जी बहुत आदरणीय व्यक्तित्व है, पुलिस महकमे में उनका नाम बड़ा है, उनकी उम्र भी काफी है, अनुभव भी बड़ा है, पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि वे तो कहते हैं कि इस पूरी घटना
की जांच करे तो केवल परमवीर सिंह की जांच करे या घटना के एक मुख्य किरदार महाराष्ट्र के गृह मंत्री की भी जांच करे? और अगर महाराष्ट्र के गृह मंत्री की जांच करना है तो क्या सर्विंग गृह मंत्री की जांच एक रिटायर्ड 10, 12, 15 साल पहले, 20 साल पहले जो रिटायर्ड हुए ऐसे डीजी कर सकते हैं क्या? क्या वो अथॉरिटी उनके पास होती है? क्या उनको मिल सकती है? और अगर दे भी दी तो क्या वो कर पाएंगे? क्या ऐसी निष्पक्ष जांच हो पाएगी? इसलिए मुझे लगता है विंडो ड्रेसिंग बंद होना चाहिए। हो सकता है अगले 24 से 36 घंटे में अनिल देशमुख को हटा दिया जाए, लेकिन सवाल यह है कि अगर अनिल देशमुख के रहते निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है तो क्या उनकी जगह उन्हीं की पार्टी एनसीपी से ही नया गृह मंत्री बनेगा? तो क्या जांच निष्पक्ष हो पाएगी? 100 करोड़ की उगाही के आरोप पर बुरी तरह फंसी महाराष्ट्र सरकार पर आज बीजेपी ने सवालों की छड़ी लगा दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से डायरेक्ट सवाल किए। किसके लिए थी हो रही थी ये वसूली? किसके पास पहुंच रहा था ये पैसा? एक मंत्री का टारगेट इतना तो दूसरे मंत्रियों का कितना? ये जो गृह मंत्री पर आरोप लगा है, जो एनसीपी के है ना, तो ये वसूली अपने लिए कर रहे थे कि अपनी पार्टी एनसीपी के लिए कर रहे थे, या पूरे सरकार के लिए कर रहे थे? ये बहुत गंभीर सवाल है। 100 करोड़ रुपया हर महीने उगाही करने का आदेश देना और ये भी कहना 1700 रेस्टोरेंट है, बार है, उससे इकट्ठा करो, 40-50 करोड़ तो आ ही जाएगा, 2-3 लाख मांगोगे सबसे। तो देशमुख जी स्वयं अपने लिए कर रहे थे कि पार्टी के लिए कर रहे थे? इस पर शरद पवार को जवाब देना पड़ेगा और उद्धव ठाकरे को भी बताना पड़ेगा। ये छोटा विषय नहीं है, ये भ्रष्टाचार का एक बहुत ही गंभीर मामला है। और अगर एक मंत्री का टारगेट ये था तो बाकी मंत्रियों का टारगेट क्या था? 100 करोड़ टारगेट था मुंबई से। तो कृपया करके उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी बताएं कि पूरे महाराष्ट्र का टारगेट क्या था? ये लूट की पराकाष्ठा है। वैसे बीजेपी करप्शन के मुद्दों पर हमेशा से लीड लेती आई है। 5 राज्यों के चुनाव के बीच जब उसे 100 करोड़ वसूली कांड का मुद्दा मिला तो बीजेपी ने इसे हाथों हाथ उठा लिया। सवाल में कांग्रेस समर्थित महाअघाड़ी सरकार है और बीजेपी को लगता है कि वो इस मुद्दे को जितना उछालेगी, गैर बीजेपी सरकारों पर उतना ही ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा और उसकी भ्रष्टाचार के खिलाफ वाली छवि से उसे चुनाव में फायदा मिलेगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पूर्व कमिश्नर के आरोपों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि परमवीर सिंह ने ये नहीं लिखा कि पैसा किसके पास गया। हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली के आरोपों पर शरद पवार ने एक दिलचस्प जवाब दिया, सुनिए। पवार साहब, आपने भी महाराष्ट्र का नेतृत्व किया है। 100 करोड़ रुपए हर महीने की उगाही का क्या कभी पहले आपने सुना? और क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ये ऐसा आरोप लग रहा है तो उसमें सीपी की कोई भूमिका नहीं? किसी सीनियर ऑफिसर एक ऑफिसर को पूछेंगे वो हंसेंगे 100 करोड़ हर महीने की बात कहने के बाद। तो कितने मिलते हैं सर? मालूम नहीं आपका क्या एसोसिएशन है। ये कलेक्शन में आपका कोई इंस्टॉलमेंट होगा, कोई एसोसिएशन होगा तो आप मुझे इंफॉर्मेशन दे दो। आज शरद पवार महाराष्ट्र सरकार के लिए ढाल बनकर सामने आए। उन्होंने पूर्व कमिश्नर पर भी आरोप लगाए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री के समर्थन में कई सवाल पूछे और महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार को सबसे बड़े राजनीतिक संकट से बचाने की कोशिश भी की। बीजेपी ने पूछा है कि एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर में ऐसा क्या है जिसे सीनियर अधिकारियों से ऊपर तवज्जो दी गई? सदन से सड़क तक उद्धव सरकार क्यों डिफेंड कर रही है? रविशंकर प्रसाद के इन सवालों को आप भी सुनिए जो उन्होंने शरद पवार और उद्धव ठाकरे से पूछे। पहली बात यह बताएं कि सचिन वाजे सस्पेंडेड था। ये बहुत उनके खिलाफ आरोप है एक्सटॉर्शन के, बाकी सबके अलग विषय। वर्षों तक वो सस्पेंडेड था। उसको कोरोना में अपॉइंट कराया गया वर्षों के बाद और कहा गया कि क्योंकि कोरोना में पुलिस वाले बीमार पड़ रहे हैं इसलिए इनको लिया जा रहा है। बीजेपी की ओर से पहला सवाल यह है कि उनकी नियुक्ति किसके दबाव में की गई? या शिवसेना का दबाव था, मुख्यमंत्री का दबाव था, या शरद पवार का भी दबाव था?
ये हम पहली बात जानना चाहते हैं। बीजेपी का यह सवाल इसलिए भी जरूरी है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर सचिन वाजे के रोल को डिफेंड किया गया, आपने सुना होगा। तो जिस व्यक्ति को वहां का होम मिनिस्टर कह रहा है कि तुम्हें 100 करोड़ की वसूली करानी है, जिसका रिकॉर्ड बहुत ही गड़बड़ है, जो वर्षों तक सस्पेंडेड में रहा, 2008 से शिवसेना का मेंबर है, उसको क्यों रिइंस्टेट किया गया? और रविशंकर प्रसाद ही नहीं, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाह रहा है, क्योंकि अभी तक खबरें सिर्फ सुनी जाती थी, लेकिन शायद यह पहला मौका है जब किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर ने लिखित तौर पर प्रदेश के गृह मंत्री पर 100 करोड़ की वसूली कराने का आरोप लगाया। हालांकि महाराष्ट्र की सरकार खुद को पाक साफ बता रही है और जांच की बात कर रही है, लेकिन लगता नहीं है कि 100 करोड़ की वसूली कांड की यह जंजीर इतनी आसानी से उद्धव ठाकरे और पवार साहब के गले से उतरने वाली है। महाराष्ट्र के वसूली कांड के बाद अब बंगाल चलेंगे। मोदी ने आज दीदी पर कैसे हमला किया, देखिए ब्रेक के बाद। बंगाल के बांकुड़ा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की। राम का नाम लेकर आज कई तीर ममता पर छोड़े, जिसमें कुछ तीर तो बहुत ज्यादा ही दीदी को चुभने वाले हैं। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने। टीएमसी को सबक सिखाने की ठान ली है तो दीदी जरा बौखला गई है और ये अपना गुस्सा मुझ पे निकाल रही है। मैंने देखा आजकल यहाँ दीदी के लोग दीवार पर तस्वीरें बना रहे हैं और तस्वीर में दीदी मेरे सिर पर अपना पैर मार रही है, मेरे सिर के साथ फुटबॉल खेल रही है। आप बंगाल के संस्कार, यहाँ की महान परंपरा का अपमान क्यों कर रही है दीदी? ये बंगाल तो देश को दिशा देने वाला, ये धरती देश को ताकत देने वाली धरती है। अगर आप चाहती हैं तो अपना पैर मेरे सर पर रख सकती है दीदी, आप मुझे लात भी मार सकती है, लेकिन दीदी मेरी दूसरी बात भी कान खोल करके सुन लीजिए। मैं आपको बंगाल के विकास को लात नहीं मारने दूंगा। वक्त के साथ साथ मोदी और दीदी की जुबानी जंग और भी आक्रामक होती जा रही है, लेकिन इस जुबानी जंग में जीतेगा कौन, ये 2 मई को पता चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह से अपने ऊपर होने वाले व्यक्तिगत आरोपों को इमोशन के साथ जोड़कर हथियार बना देते हैं, उनके विरोधियों के लिए उसका काट ढूंढ पाना मुश्किल होता है। बंगाल चुनाव में आज कैसे राक्षस और रावण की एंट्री हुई, देखिए ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।